start the session, I'll just introduce you about ProTrainee and the course because a lot of you have been asking a lot of questions. So I happen to be one of the co-founders out here at ProTrainee, and I have a working experience with Jindal JSW. And today's session, you'd be also interacting with Mr. Hariom. So Hariom sir has a experience working with L&T, and he is also working with currently Bihar government. And all across this entire 21 days of site engineering, you'd be interacting with experts who are from Shapoorji, who are from JSW, L&T, Rohan Builders, and other top construction companies. So in this next 21 days, we would walk you through about site engineering. So what all are there in the site engineering thing, right? So ये जो कोर्स होने वाला है ये हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में होने वाला है. इट्स नॉट गोइंग टू बी एंटायरली इन इंग्लिश एंड सर्टेनली विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस व्हाटएवर यू हैव. इन दिस कोर्स वी वुड स्पीक अबाउट बिल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं वो हम आपको सिखाएंगे. उसके बाद बीबीएस सिखाएंगे. उसके बाद आपको हम एस्टिमेट कैसे बनाते हैं. उसके बाद बिल कैसे बनाते हैं, क्वालिटी क्या पार्ट्स होते हैं, सेफ्टी का क्या सारा पार्ट होता है, शटरिंग कैसा होता है, कॉन्क्रीटिंग में क्या होता है, डिजाइन मिक्स कैसे बनाते हैं, सारी चीजें जो एक साइट इंजीनियर को चाहिए, सारी की सारी चीजें हम आपको इसमें वॉक थ्रू करेंगे. बट 21 डेज का it's a 21 thing, right? So in this what we would do is if you can please mute yourself. A lot of noise is coming up and others are not able to follow. Thanks for that. Okay, so what happens is in this 21 days, since हर एक चीज का आइडिया होना बहुत जरूरी है अगर आप साइट पे या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने जाते हो, तो वो हम वॉक थ्रू करेंगे आपका ये नेक्स्ट के 21 दिन में. आज का डेमो में शायद सिर्फ एक पार्ट हो पाए, हरी सर आपका सिर्फ एक पार्ट ले पाए, बट 21 दिन जो कि 21 आवर्स एंड एवरीथिंग, उसके बाद आपका कंटेंट फॉर्मेट्स सारी चीजें होंगी. And in this next 21 days, we would walk you through like everything that a site engineer needs, right from drawing, reading. अभी डिजाइन तो हम नहीं सिखा सकते obviously because that's again a very different discrete course. अगर स्पेसिफिक चीज सीखना है आपको कि सिर्फ डिजाइन ही सीखना है तो उसके लिए अलग चीज है. बट ये 21 दिन में हम पूरा का पूरा साइट इंजीनियरिंग का जो चाहिए एक साइट इंजीनियर को अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आके आपको हम दिखाएंगे, सो दैट आपको भी समझ में आ जाए कि कैसे काम होता है. Now, job is something that people have a issue on construction site कि कैसे job मिलेगा and everything, and कैसे design office site, बहुत सारे questions होते हैं आपके दिमाग में. But सबसे important ये चीज है कि आप site engineering के एटलीस्ट बेसिक रूल समझ लें, उसके बाद ही आप डिजाइन या किसी फील्ड में आप विद इन कंस्ट्रक्शन में आप एक्सेल कर सकते हैं. तो बड़ा दिक्कत होने वाला है आपको, तो वो हम करेंगे. एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस. अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस है बिफोर स्टार्ट ऑफ द सेशंस, यू कैन कम एंड आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ, और चैट में आप लिख सकते हैं. नहीं तो सर अभी सेशन लेना चालू कर देंगे, वो भी आपके आंसर देंगे. बट अगर मेरे से कोई क्वेश्चन है कि सेशन में क्या होने वाला, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसी सेशन के एंड में दो द फुल कोर्स कॉस्ट इज 2000 रुपीज, बट इसी सेशन के एंड में आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा जिसका वैलिडिटी कल एंड ऑफ द डे तक रहेगा. कल शाम तक आपका, अभी आज बैठे हुए हैं हम, इसी समय तक रहेगा. आपको 1800 में ये कोर्स आएगा, और ये जो कोर्स होगी ये लाइव क्लास होगी, कोई रिकॉर्डेड का कुछ नहीं है. पर हर दिन लाइव के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी. मतलब आज रात को अगर 9 से 10 क्लास हो गई तो इट विल बी रिकॉर्डेड, और आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाती है, एंड उसके बाद आप उसको देख पे सकते हैं जब आपको व्हेन डू यू फील लाइक. अगर किसी दिन का क्लास मिस हो गया या फिर रिकॉर्ड करना है या फिर से रिलीव करना है सेम सेशंस, इट्स ऑल फाइन. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दिस नेक्स्ट 21 डेज एक्सपर्ट्स आएंगे आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी से. कोई भी ऐसा आदमी नहीं आएगा जो खुद काम नहीं करता है या करा नहीं हुआ है, ऐसा कोई आदमी नहीं आता है प्रोट्रेनी पे. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू वॉक यू थ्रू everything from here. So right guys, so Hari sir is there, so Hari sir can take it up from here, and every day it would be on 1 hour class, 1 hour, and उसके बाद डाउट्स के ऊपर, आपके डाउट्स बढ़े तो जनरली वो और आगे बढ़ता है. सो बट डेली का 1 घंटे का क्लास होता है, बट 10-15 मिनट तो आगे पीछे रहता ही है. So that's the thing, and the class timing would be generally 8 p.m. तो स्लॉट अभी फिक्स बता दिया जाएगा आपको कल तक में, बट 8-7:30 से पहले तो कभी हमारा कोई क्लास नहीं होगा, इतना फिक्स है. And in one of the sessions generally it would have 20 odd people in one session. उससे ज्यादा नहीं होता है, उससे ज्यादा अगर होता है तो हम लोग रजिस्ट्रेशन बंद भी कर देते हैं. जनरली वो रहता है. तो बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस होने वाला है आपके लिए. ऑलराइट गाइस,
Great. Thank you guys. And yes, obviously it's an interactive session. So it would be something of आप live बात Sir, I करेंगे. have one query, sir. Please, please. Sir, this is Vivek Kumar. Good evening, sir. Yeah, hi, please tell me. Sir, like I am 2021 pass out, and currently I am working in IT industry. Okay. But I am civil graduate, so how this course is beneficial for me because I So want to be in civil. this is for beneficial for everyone, right? इसको सीख के आप फिर से साइट पे जाकर अपना काम कर सकते हैं. प्लेसमेंट तो इसमें नहीं लिंक है हमारे तरफ से, बट दूसरे कोर्सेज हैं जिसमें आप कर सकते हो. बट देन अगेन इससे 15-20 गुना ज्यादा प्राइसिंग होगी. तो आप कभी भी कोई लोकल कंपनीज में जाके उस पर काम कर सकते हो. यू कैन दिस स्किल सेट. प्लीज म्यूट योरसेल्फ मिस्टर गणेश. यस, एंड दिस इज सर्टिफाइड कोर्स. सर्टिफिकेट भी आपको करी जाएगी ग्रुप्स में जिसमें आप हैं, जिसमें वेरिफिकेशन एक नंबर रहता है. तो आपको विवेक इससे जॉब में साइट इंजीनियरिंग को जो जो रोल चाहिए, ड्राइंग से लेके बेसिक्स जो क्लियर नहीं होती हैं, सारी की सारी चीजें हम उसमें कवर करेंगे सो दैट यू गेट एन आइडिया. अभी लास्ट में आपका डाउट सेशन होगा, सर भी लेंगे. अभी तो सर को हम क्लास करने देते हैं सो दैट आप क्वालिटी समझ लें कैसा क्लास होता है. सिर्फ बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है. And sir has a working experience with L&T. He was with marine constructions and everything. He is with currently with housing department and everything. So ऐसे ही आपको लाइन ऑफ एक्सपर्ट्स मिलते रहेंगे इन दिस नेक्स्ट 21 days, राइट? ओके, व्हाट डू यू हरी सर? थैंक यू. Hello everyone, am I audible? Please confirm just and then Yes, yes, please. You are sir. Okay sir. Okay, so hello everyone, so welcome the demo session of this site engineering. So today we will discuss some topic, whatever we will mention in our contents of the site engineering lecture series. So first of all, the basic thing for the site engineer is to that engineer must aware about the technique or way to handle the drawings. It means how we will proceed when you got a drawing from your concerned department. So firstly, I will move from the drawing part and then we will move ahead to the different topics. So just I am sharing my screen and please confirm when it is visible to all of you. My screen is visible or not? Yes sir, visible. Visual sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay. Okay. So first of all, for the every site, there will be a one drawing, approved drawing from the client or whatever we are executing at the site. So the concerned department for the drawing related queries, there is a planning department. Okay. So planning department आपको ड्राइंग दे देंगे और ड्राइंग देने के बाद जब साइट इंजीनियरिंग इंजीनियर्स जो हैं वो ड्राइंग को चेक करते हैं कि ये जो है अप्रूव ड्राइंग है या किस तरह का है, तो पहले हम लोग को इंडेक्स पे आना पड़ता है. ये कि एक साइट का ड्राइंग है तो पढ़ने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, वी go to this index or this introduction part. Here यहाँ पे आपको सारा चीज मेंशन रहेगा कि ये ड्राइंग जो है किस तरह का ड्राइंग है, फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए है, फॉर द अप्रूवल पर्पस के लिए है. सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टेप वाइज कि क्या इसमें मेंशन किया हुआ है. ठीक है, तो ड्राइंग में जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, कुछ नाम लिखा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं. तो पैरादीप ईस्ट क्वेक कोल टर्मिनल, तो यहाँ पे जो ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग में सारा चीज का नाम रहता है. इट मीन्स कि जो आपका क्लाइंट कौन सा है, ड्राइंग किसके द्वारा बनाया गया है, और ड्राइंग जो एग्जीक्यूटिंग बॉडी है, इट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो वो यहाँ पे कौन सा कंपनी है, तो सारा चीज इसमें मेंशन रहेगा. तो फर्स्ट जो है ये पूरा प्रोजेक्ट का नाम है. ठीक है, ये प्रोजेक्ट का सब पार्ट है, पारादीप पोर्ट कोल एक्सपोर्ट टर्मिनल उसका सब पार्ट है. उसके बाद ये आपका ड्राइंग का एग्जैक्ट नेम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन ऐसा करके. तो ये कौन सा ड्राइंग है? आर्किटेक्चरल डिटेल प्लान. तो रेनफोर्समेंट प्लान होता है, आर्किटेक्चरल डिटेल अगर बिल्डिंग का प्लान है तो प्लान होगा, सेक्शन होगा, डिफरेंट प्रोजेक्शन में आपका व्यूज
रहेंगे, तो ऐसे अलग अलग करके आपको मेंशन रहेगा। तो ये जो हम लोग पर्टिकुलर जो ड्राइंग देख रहे हैं वो जनरल अरेंजमेंट एंड आर्किटेक्चरल डिटेल प्लान है। इसमें हम लोग को आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग या जो भी सब स्टेशन बिल्डिंग है उसके बारे में जानकारी रहेगा। तो यहाँ पे आपको मेंशन रहता है कि ड्राइंग का कुछ नामकरण करने का एक प्रोसीजर होता है। इट मीन्स इन किसी जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं वहां पे एक कुछ कोडल प्रोविजन रहता है कि हाउ टू हम लोग कैसे ड्राइंग को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब नंबर दिया हुआ है कि जॉब नंबर क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट रिलेटेड टाइप क्या है, जनरल नंबर दिया हुआ है, रिवीजन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सी, और साइज जो पेपर साइज जो है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इशूड फॉर, किसके लिए इशू किया गया है, प्रिलिमिनरी टेंडर इंफॉर्मेशन। इट मीन्स की जैसे हम लोग किसी जो भी प्रोजेक्ट मिलता है तो आप जानते होंगे कि रिकॉनेंस सर्विस जिसको बोलते हैं, प्रिलिमिनरी सर्विस बोलते हैं। तो प्रिलिमिनरी के लिए ड्राइंग है, या फिर फॉर द टेंडर पर्पसेस के लिए ड्राइंग है, या फिर जनरल पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन के लिए ड्राइंग है, या फिर अप्रूवल के लिए ड्राइंग है, या कंस्ट्रक्शन के लिए ड्राइंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किसके लिए है, कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे मार्क किया गया है। इट मीन्स कि दिस ड्राइंग इज मीन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। इट मीन्स बाय यूजिंग द वैल्यूज mentioned in this drawing you can execute the work at site. Okay, and when you got this drawing from your concerned department, you need to recheck whether this drawing is current or not. Please remove Raj. Raj is requesting remote control of your screen. Dear POC, please remove him. So you need to check whether this drawing is current updated from the client side or not, because क्या ऐसा होता है कभी कभी कि जो भी ड्राइंग है उसको जो उससे रिलेटेड डिजाइनर होते हैं उनको अगर कुछ फॉल्ट होता है तो चेंज करते रहते हैं। तो एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार जरूर कंफर्म हो लेना चाहिए आपके डिपार्टमेंट से कि इसका जो अपडेटेड ड्राइंग है या नहीं। अगर अपडेटेड नहीं है देन यू नीड टू give your previous drawing to department and you take back the original or updated drawing. ओके, सो ये यहाँ पे हर कमोबेश जो भी आप ड्राइंग देखेंगे ये सारा चीज मेंशन रहेगा। हो सकता है कि ड्राइंग नंबर लिखने का जो तरीका है वो चेंज रहेगा, रिवीजन लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, रिवीजन सी ABC के जगह पे 1 2 3 लिखा हो, तो ये सारा चीज चेंज होगा। लेकिन पर्पस जो होता है वो सेम रहता है कि रिवीजन फर्स्ट, इट मीन्स कि पहला दी, उसके बाद सेकेंड रिवीजन हुआ, थर्ड रिवीजन हुआ, इसी तरह से रिवीजन सी, ऐसा करके। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आप देख लेते हैं इंडेक्स पेज को, ये इंट्रोडक्शन पेज को, तो फिर आप यहाँ पे नोट्स, हर ड्राइंग में इन नोट्स होता है या किसी में अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो इंडेक्स पेज रहेगा। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि क्या क्या लिखा हुआ है। इट मीन्स कि द ड्राइंग इज मीन फॉर द, इट मीन्स यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वो जनरल ड्राइंग में जो भी रहेगा वो जनरल पर्पस के लिए रहता है कि ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर एंड ऑल लेवल इन मीटर। इट मीन्स कि जो भी डायमेंशन आपको इसमें लिखा हुआ है वो किस में रहेगा, मिलीमीटर में रहेगा, मीटर में रहेगा। इसमें हम लोग क्या नोट्स में क्या क्या मेंशन रहता है, अगर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए है तो उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेंशन रहेगा, उसमें यदि ग्रेड ऑफ स्टील मेंशन रहेगा, क्लियर कवर रहेगा, वो सारा चीज मेंशन रहेगा। कॉलम के लिए क्या क्लियर कवर करते हैं, बीम के लिए क्या करते हैं, फाउंडेशन के लिए क्या, हम लोग को जनरलाइज लेना है क्योंकि वो ऐसा पार्ट होता है कि वो हर जगह पे मेंशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको एक जनरलाइज फॉर्म में दे दिया जाता है कि जहां पे भी अगर इस ड्राइंग में फाउंडेशन की बात हो, कॉलम की बात हो, बीम की बात हो, देन यू नीड टू चेक दिस नोट्स और दिस समरी फॉर द ड्राइंग। ओके, अब हम लोग देखते हैं इस पार्ट में। तो ये आर्किटेक्चरल प्लान दिया गया। प्लान इट मींस कि जब हम बिल्डिंग को टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है ना, तो टॉप से देखने पे आपको इस तरह से आप मेंशन किए हो तो डिपेंड करेगा। सिर्फ आपको ड्राइंग पढ़ने का जो तरीका है वो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम लोग देख चुके हैं, ये हर जगह पे चेंज करेगा, टॉप व्यू, साइड व्यूज, सेक्शन का भी डिफरेंट डिफरेंट हम लोग कट करके देखते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऐसा करके आपको मेंशन रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, अगर आपको एक ओपन टू स्काई क्या मार्क किया हुआ है, ईएल मींस एग्जिस्टिंग लेवल, वहां पे क्या है, जहां पे बनने वाला है उसका एग्जिस्टिंग लेवल क्या है। टेरेस आपको दिया हुआ है, जो भी ये मेंशन किया गया है वो एमएम में है, और जो लेवल है मेंशन किया गया है वो किस में है, मीटर में किया हुआ है, जो आपको नोट्स में लिखा हुआ था। ये जानते हैं दरवाजे के लिए ऐसा मेंशन किया जाता है। ये आपका कॉलम का मेंशन किया गया है, ये आउटर बाउंड्री का मेंशन किया गया है। ठीक है ना, तो सारा चीज आपको उसमें मेंशन रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेप वाइज बिल्डिंग कैसे बनता है। इट मीन्स की व्हाट प्लानिंग से, इट मीन्स एक्सकवेशन से लेकर के पीसीसी, लिंटल बीम, अदर थिंग्स। सो ये क्या है, प्लान टॉप व्यू से हम लोग कैसे देखेंगे, टॉप व्यू से यदि देखते हैं तो किस तरह से आपका बिल्डिंग दिखेगा। ठीक है, फिर आपको यदि क्या होता है कि हम लोग जो जैसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, तो इसमें सबका साइज दिया हुआ है, D1 एक मेंशन कर दिया गया है कि D1 का जो साइज रहेगा ये यहाँ पे ऐसा रहेगा। इसका जो भी स्पेसिफिकेशन रहेगा वो सारा चीज इसमें एक जगह पे मेंशन कर दिया जाएगा, और ड्राइंग में D1, D2, D3, D4 लिखा रहेगा। तो आपको यहाँ से रेफर करना है कि D1 इट मीन्स फॉर द साइज फॉर द D1 विल बी दिस, एंड व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट मटेरियल फॉर द D1। तो इसी तरह से हर ड्राइंग में नोट्स रहता है, और डिपेंड करता है कि ड्राइंग किससे रिलेटेड है। आर्किटेक्चरल का होगा तो आर्किटेक्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, यदि रेनफोर्समेंट रिलेटेड है तो रेनफोर्समेंट का मेंशन होगा कि इसमें 8 mm का रॉड है, 10 mm का है, तो उसका लेंथ क्या है, तो सारा चीज कुछ इंफॉर्मेशन स्टीरअप का मेंशन किया रहता है कॉलम का। तो इस तरह से आपको हर ड्राइंग में रिलेटेड टू ड्राइंग आपको मेंशन रहेगा। ठीक है, तो हम ड्राइंग पार्ट से नेक्स्ट चलते हैं। Okay, so my screen is visible or not this time? Yes, sir. Okay, so I will show you some photos of the site activities, and I will be explain some point related to that, and I will also interact with you what you know related to photos. Okay, so this is the one topic which we will cover during the site engineering course in lecture series. Okay, so first of all, one thing I want to ask one question. It means in general term, you see the reinforcement. So first of all, one question I am asking: what is the length of the reinforcement manufactured in the industry? Just 12 meter. okay, 12 meter. So what is the, it means the reinforcement what we are using at the plane surface, it or in a normal environment, can we use that in reinforcement in a seashore or in a location where in the sea we do some piling work directly in the sea, or we need to modify in that reinforcement? क्या, जैसे कि हम लोग जो रेनफोर्समेंट अपने घरों में यूज करते हैं उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है, क्या वही स्पेसिफिकेशन होना चाहिए जो हम लोग उसी में बनाते हैं, या फिर हम लोग उसमें कुछ चेंज करते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन मैं दिया हूँ कि विच टाइप ऑफ
विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट यूज्ड इन सी शोर लोकेशन। तो सी शोर लोकेशन पे हम लोग कैसा रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, अगर कोई जानते हो तो आप मैसेज कीजिए चैट बॉक्स में, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जो हम लोग रेनफोर्समेंट यूज करते हैं अपने नॉर्मल घरों में, तो वैसा रेनफोर्समेंट हम लोग डायरेक्टली सीशोर लोकेशन पे, या फिर जो हम लोग पाइलिंग वर्क यदि सीशोर में कर रहे हैं, तो वैसा रेनफोर्समेंट हम लोग नहीं यूज कर सकते। अगर यदि आप कर रहे हैं तो यू नीड टू प्रोवाइड मोर क्लियर कवर, आपको वहां पे कवर ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन एक रेनफोर्समेंट का स्पेसिफिकेशन को यदि थोड़ा हम लोग मॉडिफाई कर दें, तो वो हम लोग reinforcement को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विथ medium, with providing the medium clear cover to that reinforcement, and that modification for the reinforcement is the coating of the reinforcement with epoxy. It means यदि आप reinforcement को epoxy कोट कर देते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाएगा आपको कि रेनफोर्समेंट को आप डायरेक्टली सीसोर लोकेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे सीसोर का क्यों बोला जाता है कि वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ऐसा इसलिए होता है कि रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है ना, वहां पे ईयर में वहां पे क्या है, नमी ज्यादा होता है, साल्ट का रहता है, तो उससे रस्टिंग वगैरह का चांस जो होता है बहुत ज्यादा होता है। डिटोरिएशन ऑफ रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा होता है इस लोकेशन में। म्यूट हु इज एट अनम्यूट, ठीक है ना। तो इपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट वी विल यूज और वी कैन यूज एट सी शोर लोकेशन to reduce the chances of rusting in, and to enhance the life of the civil structural elements. Okay. जैसे ये इपॉक्सी कोट एक साइट का फोटोज है, देखिए जो फर्स्ट फोटो में क्या था, एक रेनफोर्समेंट जो है इंडस्ट्री से आकर के रखा हुआ है 12 मीटर का इपॉक्सी कोटेड, और इसको हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल, जो आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो हम लोग लेक्चर साइट इंजीनियरिंग के हायर कोर्स में लेक्चर सीरीज में हम लोग कवर करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। तो बार बेंडिंग करके इसको हम लोग पाइल का केस बना हुआ है, ठीक है ना। ये पाइल केस को हम लोग डालते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये बना हुआ मोर्टार से बनता है, ये कवर का काम करता है, जो हम लोग क्लियर कवर जो प्रोवाइड करना होता है उसके लिए। ग्रीन सरिया है वो की पेंट किया हुआ है? ग्रीन सरिया ही है, वो पेंट नहीं, एक तरह का पेंट ही है, लेकिन उस पेंट को हम लोग इपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट बोलते हैं। इपॉक्सी से कोटिंग किया जाता है, इससे क्या होता है कि रस्टिंग का जो चांसेस होता है सीसोर लोकेशन में वो कम हो जाता है। कम इट मींस की नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं रेनफोर्समेंट को, ठीक है। तो इस तरह के रेनफोर्समेंट को इपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट बोला जाता है, जो हमको। हेलो सर। हाँ बताइए। सर मुझे पूछना था कि जो रेगुलर रेनफोर्समेंट है और जो इपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट है, उसमें कितना कॉस्ट का डिफरेंस आएगा, मतलब इन परसेंटेज वाइज अगर देखे तो? देखिए, कॉस्ट इफेक्टिव आता है, क्योंकि इफेक्टिव बोलने से मैं तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इफेक्टिव आपको, जैसे हम लोग नॉर्मल रेनफोर्समेंट यदि आप सीसोर लोकेशन यूज करते हैं, देन यू नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा कवर एंड एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट को, क्योंकि आप रेनफोर्समेंट को डायरेक्टली स्टैक भी नहीं कर सकते हैं। तो सारा कॉस्ट मिला के यदि आप नेट देखेंगे तो इपॉक्सी कोटेड जो रेनफोर्समेंट आता है वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है कंपेयर टू नॉर्मल रेनफोर्समेंट। मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर नॉर्मल रेनफोर्समेंट यूज करेंगे तो उसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा? हाँ, मेंटेनेंस भी बढ़ेगा और आपका कास्टिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा। हाँ, नॉर्मल कवर और नॉर्मल जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको ठीक करना पड़ता है। ओके ओके। पर इपॉक्सी कोटिंग अगर हम लगाते हैं रेनफोर्समेंट में, तो उसका मतलब उसका प्राइस क्या होता है, मतलब जैसे अपना पाउडर कोटिंग? मैं बता रहा हूँ, जैसे क्या होता है कि जो हम लोग रेनफोर्समेंट
जो बड़े पे या फिर लार्ज अमाउंट में प्रोक्यूरमेंट होता है, डायरेक्टली क्या से होता है, इंडस्ट्री से ही हो जाता है। तो हम लोग इसको ऑर्डर दे देते हैं कि डायरेक्ट वहीं पे जो प्रोसेस होता है रेनफोर्समेंट का, उसी प्रोसेसिंग में ही इपॉक्सी हम लोग साइट पे ला करके इसको नहीं करते हैं, हम लोग इंडस्ट्री में ही ऑर्डर करके इसको कराते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि क्योंकि कंपैरिजन आप करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है इपॉक्सी का। सर अगर सीमेंट वॉश करवा दे तो साइड पे? सीमेंट वाश जो हम लोग जनरली करते हैं वो बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि सीमेंट वाश हम लोग करते हैं तो आप जानते होंगे कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, इट मींस की कंक्रीट और स्टील का, सीमेंट करने के बाद बॉन्डिंग कम हो जाती है। तो सीमेंट का जो वाश है वो कराना सही नहीं है, हम लोग जनरली कर देते हैं रस्टिंग के लिए, बट दैट इज अ बैड प्रैक्टिस। अगर आपको Yes. सरिया को रस्टिंग से बचाना है तो यू नीड टू प्लेस एट ड्राई प्लेसेस। अच्छा, इपॉक्सी के अलावा सर कोई ऑल्टरनेट कोटिंग? अल्टरनेट कोटिंग तो अभी तक तो मैं नहीं जानता हूं, अगर ऐसा Okay. होगा तो मैं आपको लेक्चर सीरीज में बता दूंगा। ओके सर, फाइन सर, थैंक यू। थैंक यू। सर हेलो एक सर। एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताइए। सर वो अगर स्टील जो स्क्रैप जो हमारा होता है सर, हाँ हाँ, तो उसको गेज में, रिंग गेज पाइलिंग में सर यूज कर सकते हैं सर उसको? अगर 7 मीटर का, 6 मीटर का, 8-10 मीटर का ऐसे पहले तो स्क्रैप अगर नहीं, पहले तो आप बताइए कि स्क्रैप कहते किसको हैं? What is the definition of scrap? स्क्रैप सर जो हमारा वेस्टेज ऑफ मटेरियल। नहीं, इस सरिया के कंडीशन में क्या होता है कि जो सरिया 1 मीटर से छोटा हो उसको स्क्रैप बोला जाता है। अच्छा, थैंक यू सर। हाँ, तो यदि सरिया 1 मीटर से छोटा हो जाता है तो स्क्रैप हो जाता है, उसका कोई रीयूज नहीं होता है। अगर आपको छोटा छोटा कांटे के तौर पे यूज करना हो, दैट इज द, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि 7 मीटर का स्क्रैप नहीं बोलते हैं, 4 मीटर का स्क्रैप नहीं है, डबल सरिया है, आप यूज कर सकते हैं। तो मतलब सर कि जैसे कोई और मतलब कोई और चीज में, एक्टिविटी में हम यूज कर सकते हैं। हाँ, यू कैन यूज, जो भी रेनफोर्समेंट 1 मीटर से ऊपर है, यू कैन यूज एट डिफरेंट लोकेशन इफ रिक्वायर्ड। ओके। सर वो एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे पाइलिंग हो रहा है सर, हाँ हाँ ब्रिज का, मेजर ब्रिज है, हाँ हाँ तो उसमें जैसे इसी तरह स्टील बचा हुआ है साइड पे सर, हाँ हाँ। तो उसको क्या हम ये लैपिंग दे देंगे? अगर हम उसको जोड़ते 18 मीटर का बनाना है अगर रिंग उसका, तो क्या इसको यूज कर सकते हैं सर? लैपिंग का प्रोविजन जैसे देखिए, अगर आप पाइलिंग कर रहे हैं और रिंग, मास्टर रिंग यदि बनाना है, मास्टर रिंग की बात कर रहे हैं ना, कि जो पाइल के लिए मास्टर रिंग बनाते हैं। नहीं नहीं सर, मास्टरिंग की बात मैं नहीं कर रहा, जो मेन जो वर्टिकल रहता है हाँ हाँ, उसका मैं बात कर रहा हूँ, जो तो वर्टिकल वर्टिकल में है। में यदि तो 18 मीटर में आप दे रहे हैं तो आपको प्रोविजन देखना होगा अपने ड्राइंग से, कि उसमें मेंशन रहता है कि आप वो स्टैगर्ड लैपिंग और क्या वो थिकनेस तो है रेनफोर्समेंट का। 50% लिखा है ड्राइंग में सर, 50% लैपिंग हाँ, फिफ्टी टोटल परसेंट स्टील का। 50% लैपिंग है, यदि वो पाइल जो है क्रिटिकल लोकेशन पे नहीं है तो वी कैन डू। अगर उसका जो ये गया कितना है रोड का, 32 है सर। हाँ तो हम लोग कर सकते हैं, विद वेल्डिंग के साथ आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, कंटिन्यूअस वेल्डिंग वेल्डिंग के, ज्वाइंट करना हाँ होगा? कंटिन्यूअस वेल्डिंग के साथ आपको जाना होगा 50%। क्या कैपलिंग ये सब नहीं कर सकते? कपलिंग भी कर सकते हैं, तो वही आपको प्रोविजन, पहले क्या होता है ना कि क्लाइंट से आपको लेना पड़ता है अप्रूवल इस तरह के। जो यस भी सर। आपके कंसर्न क्लाइंट होंगे, पहले तो उनको अप्रूवल देना होगा। ऐसा केस में आप जनरलाइज्ड नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो, अगर आप मेट्रो में काम कर रहे हैं, मेट्रो का यदि पाइलिंग है तो आप वहां नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ब्रिज का पाइलिंग है तो आप वहां नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इट मीन्स कि अगर आपके पास ऐसा सरिया बचा हुआ है लार्ज अमाउंट में, देन यू नीड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम योर क्लाइंट। ऐसा और कोई, अगर जो नॉर्मल है, अगर नॉर्मल केस में यदि बात कर सकते हैं तो हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। थैंक यू सर। देखिए, अब अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, जैसे हम लोग साइट पे देखते हैं कि गैस कटिंग सेट हम लोग यूज करते हैं जनरली, तो
हम लोग कैसे अरेंजमेंट कैसे करेंगे? जैसे सिलेंडर में अभी आप देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है, जिसको डीएस सिलेंडर बोला जाता है, तो उसको स्टोर करने का प्रॉपर ये दिया जाता है। सेफ्टी वाला जब हम लोग पढ़ाएंगे, सेफ्टी का भी टॉपिक रहता है साइट इंजीनियरिंग कोर्स में, तो सेफ्टी कोर्स में हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ साइट प्रैक्टिसेस में बता रहा हूँ कि जो सिलेंडर को स्टोर करने का तरीका होता है कि सभी को अपराइट पोजीशन में, डीएस सिलेंडर को अलग, ऑक्सीजन सिलेंडर को अलग हम लोग स्टोर करते हैं और सभी को चेन से टाई अप कर देते हैं। इट मीन्स कि ये कभी भी डाउनवर्ड पोजीशन में नहीं होना चाहिए, कभी भी ग्राउंड पे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे आप कभी वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह यदि ब्लास्ट करता है किसी भी कारण से, तो ये बहुत ही, इट मीन्स की वर्क लाइक अ बुलेट, बुलेट से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है ये। आवाज ब्रेक हो रही है। सिलेंडर को खड़ा रखना है ना सर? हाँ हाँ, अपराइट पोजीशन। उसको ऐसे नहीं छोड़ देना है, वैसे गिरा। आवाज आ रही है? क्वेश्चन हाँ, आवाज आ रही है। जो एसिटिलीन, जिसको हम लोग डीएस सिलेंडर बोलते हैं, उसका फॉर्मूला C2H2 क्या होता है? यस सर। कलर जैसे क्या होता है, आप जब जाएंगे साइट पे, तो पहले आपको कलर ही हो जाता है कि छोटा बड़ा से ही आप पहचान लेंगे, लेकिन कुछ Yes. कलर भी होता है। अगर डीएस सिलेंडर का कलर होगा, ठीक है, और यदि ऑक्सीजन सिलेंडर का है तो ऊपर में व्हाइट रहेगा और ब्लैक व्हाइट ऐसा। यूजेस वेल्डिंग, कटिंग एंड फैब्रिकेशन इन स्टील, मेटल एंड अदर इंडस्ट्री। करेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्टिव गार्लिक लाइक स्मेल, फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड आर सिमिलर टू दोज ऑफ एलपीजी। जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं कि यदि आप सीएनजी कार है या कोई व्हीकल्स है, अगर आप उसको फिल कराने जाते हैं तो पहले क्या बोला जाता है, सभी पैसेंजर और सभी इट मीन्स जो भी ड्राइवर, उनको पहले उतार दिया जाता है, तभी गैस को फिलअप किया जाता है, क्योंकि ब्लास्टिंग का चांस ज्यादा होता है, उसमें प्रेशर डिफरेंस यदि हो जाए तो ब्लास्टिंग हो सकता है। तो उसी सेम वही कंडीशन है और वही नॉर्म्स आपको फॉलो करना पड़ेगा फॉर द स्टोरेशन ऑफ दिस डीएस सिलेंडर्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ये डायमीटर दिया हुआ है, हाइट थिकनेस की क्या होता है, मटेरियल की किसका बना होता है, प्रेशर क्या होता है। जैसे उसमें क्या होता है, प्रेशर गेज। आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एज अ साइट इंजीनियर आप साइट के क्या है, होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो यदि आपको कहीं पे भी गैस कटिंग का काम चल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर आप इंस्पेक्शन करने गए कि जो बंदा कटिंग कर रहा है वो सही सेफ्टी के साथ कटिंग कर रहा है कि नहीं, देन यू नीड टू चेक द प्रेशर, वर्किंग प्रेशर, टेस्टिंग प्रेशर आपको चेक करना पड़ेगा। जो कटिंग सेट है उसमें फ्लैशबैक अरेस्टर है कि नहीं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स को डिटेल डिस्कशन करेंगे सेफ्टी टॉपिक्स में। तो वहां पे डिफरेंट अरेस्टर लगे होते हैं कि फ्लैशबैक अरेस्टर लगा है कि नहीं है, और जो उसका नॉब है, नॉब प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो एज क्योंकि साइट का जो, अगर साइट पे कुछ भी होता है तो कुछ भी इट मीन्स कि अगर खराब होता है, क्योंकि अच्छा होगा तो आपका नाम नहीं आएगा वहां पे, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर और आपके सीनियर पर्सन को ले जाएंगे कि हाँ मेरे द्वारा अच्छा किया गया। लेकिन साइट पे कुछ भी खराब होता है, ठीक है, देन साइट इंजीनियर इज अ पर्सन हु इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। आपको ही रिस्पॉन्सिबल बता दिया जाएगा, क्योंकि आपके ही निगरानी में, इट मीन्स कि आपके ही सुपरविजन में पूरा काम हो रहा है। सो साइट इंजीनियर को सभी वर्किंग एक्टिविटीज को वर्क नॉलेज होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर व्हाइट, बॉडी ब्लैक, ये तो आप कलर से पहचान जाएंगे, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे रखा था, हाउ टू ज्वाइन ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट। जैसे कि कुछ आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि ओल्ड कंक्रीट को मॉडिफाई करना पड़ता है, इट मीन्स कि ओल्ड स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो वैसे केसेस में आप कैसे काम करेंगे? इफ एनी you have idea, any students we have idea, then you can just unmute or प्लीज
सर वो दोबारा बता सकते हैं सर क्या वो पूछ हम रहे लोग थे? जब मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ऐसा एक प्रोजेक्ट मिल गया कि वहां पे पहले से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है और आपको उसको मॉडिफाई करके उसमें कुछ चेंज करना है, एक्सटेंशन करना हो, उसको रिपेयरिंग हो सकता है, उसका स्ट्रेंथनिंग हो सकता है। तो हम लोग का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि आप जानते हैं द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डिपेंड्स ऑन द और वेरीज अकॉर्डिंग टू द डेज फ्रॉम द डे ऑफ कास्टिंग। तो वेरी करता है। तो आप जो पुराना कंक्रीट है और नया कंक्रीट है, तो आप उसमें कैसे सिंक्रोनाइजेशन करेंगे स्ट्रेंथ का? तो रफ करना पड़ेगा सर। क्या? सर उसको और मिक्स डिजाइन जो कंक्रीट का हम जो डिजाइन करेंगे सर, हम्म। उसको पहले का कास्टिंग का वो देख के अकॉर्डिंग वैसे डिजाइन करना होगा सर। और पहला तो वो है सर, और दूसरा पुराना स्ट्रक्चर को हम अगर यूज कर रहे हैं, अगर बहुत दिन से पेंडिंग वो काम पड़ा है और उसमें हम काम अगर करना चाह रहे हैं सर, ऐसे ब्रिजेस में ऐसा बहुत होते हैं कि काम हो रहा है बीच में रुक गया कुछ एनसीआर की वजह से, तो वो सब में हम काम कर सकते हैं। उसको पहले क्लीनिंग करेंगे, उसमें देखेंगे कि स्वेलिंग ये सब तो नहीं होके रखा हुआ है, उसको पहले क्लीन करके फिर थोड़ा रफ करेंगे उस पे सर। तो आपने बताया वो सारा चीज सही है कि जो हम लोग रफ करते हैं, एनफोर्समेंट को छोड़ देते हैं आगे के लिए, सारा चीज सही है। लेकिन जब हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं तो एक हम लोग केमिकल भी डालते हैं उसमें। यस सर केमिकल डालते हैं उसको कंक्रीटिंग के पहले। हाँ हाँ, वही आधा घंटा पहले उसका हाँ। घोल पानी में मिक्स करके नहीं, उसको डाला जाता है। बॉन्डिंग एजेंट है नाम सर उसका, एग्जैक्ट क्या? बॉन्डिंग एजेंट करके कोई है हाँ सर। हाँ, देखिए एक जो भी आपने रफ जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है ओल्ड कंक्रीट है और हम लोग इसको नया कंक्रीट यहाँ पे और कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस मॉडिफिकेशन से पहले आप देख लीजिए, इसमें अगर आप फिगर में आपको दिख रहा हो कि पहले इसको तोड़ करके रब करके पहले इसको रफ किया गया है, फिर इसमें से कुछ रेनफोर्समेंट को एक्सपोज किया गया है। ठीक है, इट मीन्स कि उसको निकाला गया है और निकाल करके जो पुराना रेनफोर्समेंट और नया रेनफोर्समेंट दोनों को आपस में जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग और अदर थिंग्स, वाइंडिंग वायर से। और बिफोर कंक्रीटिंग हम लोग एक केमिकल डालते हैं, नीटो बॉन्ड, जिसको हम लोग एक और भी बहुत सारा केमिकल होता है, लेकिन ये एक मैं जो ब्रांड नेम यूज कर रहा हूँ नीटो बॉन्ड, ये केमिकल होता है। केमिकल क्या करता है कि बेसिकली जो केमिकल का जो वर्क होता है वो क्या करता है कि जो ज्वाइंट पे जो स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस आता है, या फिर जो हम लोग बोलते हैं कि जो एक वॉइड क्रिएट हो जाता है ओल्ड कंक्रीट और न्यू कंक्रीट को, इसको ओवरकम करने के लिए ये केमिकल को हम लोग यूज करते हैं। तो ये केमिकल क्या होता है, दो डब्बा में रहता है, दो तरह का, एक क्या बोलते हैं उसको, सॉल्वेंट बोल लीजिए, दोनों एक आपस में इसको मिक्स करके एक डब्बा तैयार होगा। और उसके बाद क्या है, इसको कंक्रीटिंग करने से पहले हाफ एन आवर आपको इसमें लगा देना होता है। जिससे क्या हो जाता है कि हम लोग ज्वाइंट पे क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली करिएगा तो क्या होगा, वहां पे क्रैक आ जाएंगे और वहां से लीकेज का चांसेस रहता है। अगर आप स्लैब बना रहे हो तो स्लैब में क्या होगा, लीकेज आ जाएगी। जैसे आप घर में भी देखते होंगे कि सपोज दैट बहुत बड़ा यदि स्लैब को कास्टिंग करना है घर में, तो अब मान लीजिए आज कास्टिंग की, हो सकता है किसी भी कारणवश यदि छूट गया और 5 दिन या 10 दिन बाद करते हैं, तो हम लोग जब दोबारा कास्टिंग करते हैं तो जहाँ पे वो ज्वाइंट बन जाता है ना, वहां पे इन फ्यूचर लीकेज आने की संभावना बनी रहती है। अगर आप ये केमिकल यूज करेंगे, इस तरह का कोई भी केमिकल जो बॉन्डिंग से रिलेटेड के लिए बना हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, क्रैक का चांस खत्म हो जाता है। और क्रैक के चांस खत्म हो गए तो वहां पे आपका कोई भी सीपेज या फिर वाटर वगैरह का जो चांसेस है वो खत्म हो जाता है। ये नीटो बॉन्ड जो फॉस्रो के द्वारा दिया जाता है, तो उसका कुछ स्पेसिफिकेशन है कि कैसे लगाना है, उसका क्या क्या केमिकल कंटेंट्स होते हैं, ये सारा चीज आपको यहाँ पे मेंशन रहता है। इपॉक्सी रेजिन कंक्रीट बॉन्डिंग एजेंट, नीटो बॉन्ड ब्रांड से मार्केट में आता है। ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब जैसे कि एक कोर कटिंग क्या होता है, कोर कटिंग शायद आप में से कुछ जानते हो कि अगर आप मान लीजिए कोर कटिंग का पर्पस क्या होता है, इससे तो ये डिफरेंट पर्पस में हम लोग यूज करते हैं।
लेकिन सपोज दैट यदि स्लैब है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है, ओल्ड स्ट्रक्चर है, आप इंस्पेक्शन करने गए या फिर नया ही कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, एज अ साइट इंजीनियर आपको कहीं पे इंस्पेक्शन पे भेजा गया कि आप बताओ कि आप जाके इंस्पेक्ट करके आइए दैट स्लैब और दैट रोड और व्हाट एवर, आरसीसी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो जैसे कि आप तो हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अभी तक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी आते हैं, इट मींस विदाउट डैमेजिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर यू कैन चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बट उस वैल्यू पे कुछ कुछ लोग जो हैं वो फुल्ली फेथ नहीं करते हैं। उसका जो सेकेंड प्रोसीजर है, तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग कोर कटिंग करके उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं। सपोज दैट सिलिंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये ज्यादा सर बिटुमिन में होता है सर। हाँ बिटुमिन में भी होता है, आप इसमें भी कर सकते हैं अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का यदि प्रोविजन नहीं है या आपके पास उस तरह का रिमाउंड हैमर और उस तरह का मटेरियल अवेलेबल नहीं है। रिबाउंड हैमर ही यूज होता है स्ट्रक्चर में, मेनली तो वही यूज होता है, वही यूज होता है। तो यदि आप उस तरह का रिमाउंड हैमर यूज हो रहा है, अगर सपोज थिकनेस ज्यादा है, अगर उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है जहाँ पे उसका अलाउ क्लाइंट के द्वारा या कि नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड जो प्रोविजन कटिंग प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं, वहाँ का एक कोर निकाल करके इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो कटिंग होता है इसमें क्या होता है, स्टील भी उसके अंदर में रहेगा। यदि एक्सियल रेनफोर्समेंट नहीं हो, एक्सियल रेनफोर्समेंट इट मींस कि जैसे कटिंग करता है उसके एक्सिस के अलोंग में रेनफोर्समेंट नहीं हो तो सारे स्टील को कट कर सकता है। वो कटिंग एक इक्विपमेंट होता है, उसके बेसिस से आप कट करके जो भी आप यूज कर सकते हैं। फाइल और टेस्टिंग अरेंजमेंट, जैसे हम लोग साइट पे क्या है, क्लाइंट के द्वारा प्रोविजन बनाया हुआ रहता है कि यदि आपको 100 पाइल करना है, 100 पाइल यदि करते हैं तो उसमें से आपको 2 पाइल को एज अ टेस्ट पाइल दिखाना होगा और उस पे आपको फुल टेस्ट करना होगा। जैसे कि जो भी पाइल बनता है या फिर जो भी पाइल को हम डिजाइन करते हैं पार्टिकुलर लोड के लिए डिजाइन होता है, पार्टिकुलर लोड बियर करेगा या नहीं करेगा उसको हम लोग को क्या करें, प्रैक्टिकली वेरीफाई करना पड़ता है। For that, for the practical verification of that load, whether that pile will take or not, you need to take pile load test. Pile load test में हम लोग चेक करते हैं उसका लोड दे करके। तो इस तरह का अरेंजमेंट रख के हम लोग 3 जैक लगाते हैं इसके पेरीफेरी में और हम लोग उसका सेटलमेंट चेक करते हैं कि इतने लोड को कितना सेटल हुआ। तो सेटलमेंट का भी प्रोविजन रहता है कि कितना ये सेटल कर सकता है विथ फुल लोड। ठीक है ना, तो हम लोग इस तरह का अरेंजमेंट करके चेक कर सकते हैं। ये जो क्यूब है, इस क्यूब का एक ऊपर नाम होता है, कोई नाम बता सकते हैं क्या इसको? ये जो आप देख रहे हैं, क्या सर? ये जो आप 1 क्यूबिक मीटर का ये जो पीसीसी क्यूब देख रहे हैं, यस सर। इसका एक ऊपर नाम होता है, टेक्निकल नाम होता है, टेस्टिंग में हम लोग यूज करते हैं। जब फाइल लोड टेस्ट कीजिएगा तो ये तो आप देख रहे हैं कि ये तो बड़ा लोड टेस्ट है, तो इसमें क्या है, रेनफोर्समेंट वगैरह भी रखा हुआ है। लेकिन और कहीं छोटे छोटे टेस्ट में आप इस तरह का ही अरेंजमेंट देखेंगे, जैसे वेल फाउंडेशन का यदि आप सिंकिंग देखेंगे वहां पे हम लोग इस क्यूब के सहायता से करते हैं। तो एक इस क्यूब का एक हम लोग सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स में एक प्रॉपर नाम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं? ये तो नहीं पता है सर नाम इसका, तो ब्लॉक्स होगा शायद, नाम नहीं याद है। ठीक है, वो तो कैंटिलेस बोलते हैं, कैंटिलेस। क्या बोलते हैं सर? कैंटिलेस, एमपी कैंटिलेस, KENTI, कैंटिलेस। कैंटिलेस, थैंक यू सर। कैंटिलेस जैसे हम लोग अगर आप कहीं पे बोलेंगे तो समझ जाएंगे कि जैसे क्यूब बोलेंगे, क्यूब तो 1 मीटर क्यूब का भी हो सकता है, 2 मीटर क्यूब का भी हो सकता है। अगर आप ब्लॉक बोलेंगे तो साइज मेंशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप कैंटिलेस बोल देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर क्यूब का एक ब्लॉक। ठीक है ना? So you can see one more thing. You can merge any of this foundation. If it is only one foundation in group, so just make it in group.
किसी एक फाउंडेशन को छोड़ना मत, सबको ग्रुप बना लो अगर पॉसिबल रह रहा तो, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे सॉइल प्रोटेक्शन। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, पाइल लोड टेस्ट का अरेंजमेंट। ये क्या है, इम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन अरेंजमेंट है। जैसे हम लोग सीसोर में काम करते हैं, तो सीसोर में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि स्कोरिंग वगैरह का चांसेस रहता है। सी अब जानते हैं कि सी जो है लो टाइड हाई टाइड कंटिन्यूअस चेंज करते रहता है। कंटिन्यूअस इट मीन्स कि हर दिन चेंज होता है, ठीक है ना। तो उसके वेरिएशन से आपका जो साइड का जो स्वाइल है वो क्या हो सकता है, स्कोर होकर के जा सकता है, इट मींस कोलैप्स हो सकता है और आपका स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वैसे केस में जहां पे हैवी स्ट्रक्चर बना हुआ है और आप प्रॉपर कैंटिलीवर प्रॉपर रिटेनिंग वाल उस तरह का नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग वहां दो तरह का एम्बैंकमेंट और रिटेनिंग स्ट्रक्चर यूज करते हैं। एक तो होता है डायफ्राम वाल, आप लोग नाम सुने होंगे, टी वाल जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और वो हम लोग मेट्रो वगैरह में भी यूज करते हैं और या फिर यदि आप जैसे आप देखते होंगे, अभी हम लोग नॉर्मल घर में जो देखते हैं क्या होता है, बेसमेंट बनता है, सिर्फ एक फ्लोर फ्लोर जितना रहता है। ऐसे ऐसे बिल्डिंग है जो ग्राउंड लेवल से 4 फ्लोर अंदर या फिर 8 फ्लोर अंदर तक बने हुए होते हैं। तो उतना डीप आपको एक्सकवेट करने के लिए आपको नॉर्मल रिटेनिंग वाल से काम नहीं चलता है, वहां पे आपको डायफ्राम वाल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में एक तो सॉइल इम्बैंकमेंट और सॉइल रिटेनिंग स्ट्रक्चर तो डायफ्राम वाल ये होता है। मटेरियल क्या होता है सर, कौन सा? ये जो बनाए हैं सर रिटेनिंग? मैं बता रहा हूँ, ये तो सेकेंड टाइप है, ये सीट पाइल है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो हम लोग डीप एक्सकवेशन करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग नॉर्मल बेसमेंट देखते होंगे ग्राउंड लेवल से 1 फ्लोर नीचे तक का, लेकिन ऐसे ऐसे बेंगलोर वगैरह जैसे शहरों में क्या होता है कि ग्राउंड लेवल से 4 मंजिला नीचे तक भी बिल्डिंग रहती है। तो वैसे केसेस में आपको सॉइल को रिटेर्न करने के लिए, इट मींस पेरिफेरी सॉइल को रिटेर्न करने के लिए आपको नॉर्मल वाल से काम नहीं चलता, वहां पे डायफ्राम वाल बनाया जाता है। इट मींस डायफ्राम वाल भी एक तरह का आरसीसी वाल होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिकेशन जो नॉर्मल यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा और बहुत ही हायर साइड में होता है। एक तो वो केस हो गया, और सेकेंड केस होता है सीट पाइलिंग का। ये जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, कंबाइंड सीट पाइलिंग। कंबाइंड सीट पाइलिंग, सीट पाइलिंग भी एक तरह का है, आप पढ़ते होंगे जब सीट पाइलिंग आप सॉइल में पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक में, तो वहां पे होता है टायरट्स हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ से सीट पाइल रोटेट कर सकता है। ऐसा जनरली वो बीटेक में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन वो टॉपिक आपको लास्ट चैप्टर में आप देखेंगे, बीएस या जो पूनामिया वगैरह का जो बुक होता है उसमें आप लास्ट में देखेंगे सीट पाइलिंग का भी एक चैप्टर्स होता है, उसमें कैसे बेंडिंग मूवमेंट वेरी करता है और टायरट का लोकेशन हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्या है, कंबाइंड सीट पाइल है। और इस जैसे देखिए इसमें क्या, आपको अगर फोटो में थोड़ा सा क्लियर अगर हो रहा होगा, तो ये क्या है, यहाँ पे एक आईएसएमबी बीम की तरह दिख रहा है, फिर बगल में एक सीट पाइल है। तो ऐसे है बीम सीट पाइल इस तरह का, और इधर नॉर्मल सीट पाइल है, इधर भी सीट पाइल लगा हुआ है और बैक साइड में भी सीट पाइल है। तो इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं चारों तरफ से, और हम लोग एक दूसरे सीट पाइल को कनेक्ट कर देते हैं टाई रॉड से। ये क्या है, हमारा टाई रॉड से, ये हम वन साइड में है, दूसरे साइड ये यहाँ तक आएगा। ये जिस टाइम लिया हुआ है टाइम का, तो ये पूरा आपको यहाँ पे आएगा। तो ये क्या होता है कि जब यदि सॉइल कोलैप्स भी करेगी, तो इसको पूरा जब कोलैप्स हो जाएगा तभी आपके स्ट्रक्चर फेलियर होने का चांस रहेगा, क्योंकि ये पूरे जो इस तरह का जो अरेंजमेंट आप करेंगे सॉइल को रिटेन कराने के लिए, वो पूरे एज अ वन स्ट्रक्चर काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि इधर से भी आपका लॉक हो गया, इधर से भी लॉक है, ये पीछे से भी लॉक है, मतलब चारों तरफ से सॉइल जो है लॉक हो गया है और एज अ वन ब्लॉक का काम करेगा। तो यदि स्ट्रक्चर फेल होता है इतने करने के बाद भी, इट मीन्स कि आपको पूरा वहां से तक खत्म नहीं हो जाता है सॉइल फ्लोर, तब तक ये आपका बना हुआ सर ये रहेगा। कॉस्टिंग बहुत चल जाएगा ना सर?
तो कॉस्टिंग आपको स्ट्रक्चर को बचाने के लिए तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो उस पर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको तो स्ट्रक्चर बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा अरेंजमेंट। या तो आप डी वॉल बनाइए या सीट पाइल कीजिए। तो वहां पे देखा जाता है एनालिसिस करके कौन ज्यादा इफेक्टिव है, उस कौन ज्यादा सुटेबल है, कौन ज्यादा कंस्ट्रक्शन में वहां पीयूजी होगा, वो सारा चीज पे मैं अगर हम 2-2 मीटर सर एक्स्ट्रा हम एक्सकवेट करें सर, और फिर उसको इसी तरह रहने दें, हमारा वर्किंग प्लेस को पूरा क्लीन करके फिर 2 मीटर एक्स्ट्रा कटिंग करें कि वो जो अगर मशीन हमारा स्लाइड भी करे तो वो अगर हाइट के अनुसार हम देख लेंगे कि अगर 2 मीटर है कि 4 मीटर है। मैं समझ गया। ये जो आप पाइल देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो पाइल का जो ये 27 मीटर नीचे गया हुआ है। ये जो पाइल आप इतना जो ऊपर में दिख रहा है फोटो में, ये ऐसा नहीं है, ये अच्छा 27 मीटर नीचे तक गया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ओके सर। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये क्या का है, ये है सी का, कोई सीशोर का है। तो सीशोर में क्या होता है कि आपको बड़े बड़े वेसल्स लगते हैं, वेसल जहाज जिसको बोलते हैं नॉर्मल। पे आपको डॉक करने के लिए कम से कम 20 से 25 मीटर तक वहां पे पानी जमा होना चाहिए, तभी तो सिप आपके लगेगा। 20 से 25 मीटर तो आपको वहां पे ड्रेस्ड सरफेस होना चाहिए। ये उसके बाद पाइल कैप हो रहा है क्या सर? नहीं, पाइल कैप नहीं है, पाइल कैप इज अदर थिंग। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, बैकफिलिंग, इसमें मिट्टी भर जाएगा, ठीक है ना, और कुछ। अच्छा, इसमें सॉइल इस पे जाएगा? हाँ, इसमें सॉइल भरेगा पूरा। ठीक है, ये जो टाई रॉड का लोकेशन थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से नीचे था, इसलिए इसको एक्सकवेट करके टाई रॉड लगाया जाता है। मैं वही बता रहा था कि जो टाई रॉड का लोकेशन होता है वो वहां पे बेंडिंग मोमेंट जो हम लोग डायग्राम जो बनाते हैं उस पे डिपेंड करता है, कहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो उस लोकेशन फाइल होता है ना, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से रोटेट करने का चांस रहता है। तो उस रोटेशन को रोकने के लिए ना हम लोग एक सीट फाइल को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। तो टाई रॉड लगाएंगे कहाँ, उसके लिए उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट ग्राउंड लेवल से नीचे था, इसलिए इसको एक्सकवेट करके आपको ऐसा करना पड़ता है, फिर आपको इसको बैकफिल कर देना पड़ता है। ठीक है, सर जो आपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका कुछ हमें मेल आ सकता है क्या, मतलब वापस से रिव्यू करने के लिए समथिंग? यस, आई थिंक यू कैन गेट मेल या व्हाट्सएप जो ग्रुप है व्हाट्सएप पर उसमें। जो ग्रुप में उस पर रोटेट कर देते सर। हाँ, वो ऐसे तो जितना भी हम लोग लेक्चर लेते हैं वो सारा का मटेरियल तो जाता है, तो आई थिंक इसका भी जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, ये जो अरेंजमेंट में बता रहा था कि जो पीछे में है, तो सभी को एक ग्रुप में काम करने के लिए पीछे में हम लोग एक बीम लगा देते हैं कि सब एक एज अ वन काम करे, कंबाइन का वर्क करे। ये सारा चीज अरेंजमेंट उसी का है जो आप फोटो में मैं बता रहा था ना कि अधूरा है। यहाँ पे जो अधूरा दिख रहा था उसी का ये फुल फोटो। ठीक है, एक्सकवेशन पार्ट। ठीक है, हाँ। अब ये देखिए जैसे क्या होता है कि ये तो हम पहले फोटो में क्या देख रहे थे कि ये बना हुआ है आपका सीट पाइलिंग हम लोग किए हैं सॉइल को रिटेन करने के लिए। जो क्या है, सीट पाइल बना हुआ है सॉइल को रिटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए। तो ये सीट पाइल भी सीसोर लोकेशन में बना हुआ है, तो ये भी क्या होगा कि रस्टिंग के कारण डिटोरिएट होगा। तो इसको रोकने के लिए एक बीम आता है एक तरह का, जिसको हम लोग कैपिंग बीम यूज करते हैं। कैपिंग बीम हम लोग कहीं पे भी टर्म वो दे सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं रेनफोर्समेंट का जो अरेंजमेंट है, वो सीट पाइल पे क्या हुआ है, किया हुआ है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, कास्टिंग कर देंगे। ये जो पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइड वेरिएशन पोर्शन, जो टाइड वेरिएशन पोर्शन में यहाँ पे क्या होता है कि पानी अगर हाई टाइड है तो आपको यहाँ तक आ जाएगा, लो टाइड है तो नीचे तक चला जाएगा। तो जहाँ जितना अप एंड डाउन, इट मींस कि जितना हाई लेवल लो लेवल, तो उस पूरे पोर्शन, क्योंकि आप जानते होंगे कि रस्टिंग होने के लिए या फिर किसी भी मटेरियल को रस्ट लगने के लिए, तो
दो कंटेंट चाहिए वहां पे, एक एयर भी चाहिए और वाटर चाहिए। तो एयर और वाटर कहाँ पे आएगा, जहाँ पे लो लेवल रहेगा, क्योंकि उसके नीचे जो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 25 मीटर ये डेप्थ में है, तो 25 मीटर नीचे तो पानी में डूबा हुआ है, तो वहां तो एयर जाएगा नहीं। तो एयर वहीं वहीं पे जा सकता है जहां तक कि टाइड वेरिएशन होता है। तो उस टाइड वेरिएशन जोन में हम लोग क्या कर देते हैं, एक कैपिंग बीम बना देते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो उस पोर्शन में क्या होगा कि रस्टिंग का चांस खत्म हो गया। उसके नीचे तो हमारा सीट पाइल जो है वो पानी के अंदर है, वहां जा एयर जाएगा ही नहीं। तो एयर को या तो रस्टिंग को रोकने के लिए या तो एयर का सप्लाई बंद कर दीजिए या पानी का सप्लाई बंद कर दीजिए, या दोनों का बंद कर सकते हैं तो दैट इज गुड। ठीक है, तो हम लोग कैपिंग बीम करके दोनों का सप्लाई बंद कर देते हैं, और डिप में होने के कारण क्या होता है, एयर का सप्लाई बंद हो जाता है, तो रस्टिंग का चांस खत्म अच्छा, हो इस पे कंक्रीटिंग कर देते हैं सर? जाता है। हाँ, इस पे कंक्रीटिंग देखिए, ये शटरिंग लगा हुआ है, ठीक है, जी। इधर कंक्रीटिंग हो चुका है। ये तो फिर रिटेनिंग वॉल का भी काम कर जाएगा सर? ये रिटेनिंग वाल ही है, मैं क्या बताया, रिटेनिंग वाल ही है ये, लेकिन हम पाइल से बनाया है। रिटेनिंग वाल किसको बोलते हैं, कि जो सॉइल को रिटेन करे, बना हो उसको रिटेन करे। कोई भी मटेरियल को रोक के रखे सर, हाँ, दैट इज। हाँ, मटेरियल हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में बात कर रहे हैं, तो जनरली हम लोग सॉइल का ही करते हैं। अगर ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हिल्स का देखते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग इसको कर देते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे जो इसका मेन पर्पस है आपको रस्टिंग वगैरह से रोक के रखना, और हेवी लोड यहाँ पे व्हीकल चलेगा तो उसको सस्टेन करना। ठीक है, ये तो नॉर्मल आप बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है ना, अगर बिल्डिंग के लिए जो हम लोग बता रहे थे, जो कि हम लोग कैसे करते हैं, तो अगर ओपन फाउंडेशन है तो ओपन फाउंडेशन में हम लोग ये सारा चीज आप देख रहे होंगे, टॉपिक जो है एक अलाइन वे में नहीं है। अलाइन वे में नहीं इट मींस कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साइट एक्टिविटीज को कवर कर रहे हैं। एक दिन में 2 डेज का कोर्स तो कवर नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा कोशिश किया हूँ कि सारा कुछ थोड़ा थोड़ा। तो ये जो आप देख रहे हैं फाउंडेशन वर्क, तो फाउंडेशन वर्क में आप जानते हैं कि जहाँ पे भी आपको करना है, पहले हम लोग एक आप ऑटो लेवल या फिर स्टेशन से लेवलिंग करके इसको क्या करते हैं हम लोग, रोलिंग करके, रोलिंग करने के बाद यदि पीसीसी करना है, पीसीसी करके रैफ्ट डालते हैं। रैफ्ट के बाद कॉलम है, कॉलम के बाद यदि आप एक जानते होंगे तो इसका नाम आप बता सकते हैं क्या, ये छोटा सा जो दिख रहा है फुटिंग है सर। राफ्ट के ऊपर, ये फुटिंग के ऊपर साफ्ट है सर, साफ्ट स्टार्टर साफ्ट। स्टार्टर 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 हाँ हाँ, एकदम सही। स्टार्टर है, इसको स्टार्टर बोलते हैं। स्टार्टर का है मेनली फॉर द शटरिंग प्लेट जो है, या शटरिंग जो भी मटेरियल यूज करते हैं उसको उस तरह से अलाइन करना। हम लोग ऐसे प्लम्बर भी यूज करते हैं, लेकिन स्टार्टर डाल देने से थोड़ा सा या इफिशियंसी जो होता है, इट मींस की चांसेस जो होता है कम हो जाता है उसको इम्बैलेंस होने के लिए। ठीक है, और आप बिल्डिंग में जानते हैं कि हम लोग एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट इट मींस की जब हम लोग बिल्डिंग प्लिंथ लेवल पे बैकफिल करते हैं, तो बैकफिल करने के बाद हम लोग केमिकल डाल देते हैं, जिससे कि क्या हो कि टर्माइट नहीं लगे और हमारा जो फ्लोर है वो सुरक्षित रहे। तो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। सर एक प्रश्न था सर, हाँ हाँ, ये आपने बोला तो ये आ गया कि मेरा घर है सर, वो क्या हो रहा है कि जो बाहर का जो मॉइस्चर है वो अंदर आ जा रहा है, जो हाँ कि वो प्रोटेक्टिंग मटेरियल यूज हुआ है, जैसे कि प्लास्टरिंग हुआ है, पुट्टी है, तो उसके बावजूद भी मॉइस्चर अंदर आ जा रहा है सर। वेदर वेदर कोट पेंटिंग किया हुआ है सर वो पुट्टी है, फिर प्लास्टिक पेंट है सर। नहीं नहीं, बाहर में वेदर कोटिंग हुआ है क्या? हाँ सर, हुआ है। अच्छा, बाहर में यदि वेदर कोट हुआ है, इसके बावजूद यदि वाल में आ जा रहा है, इट मींस कि कहीं से जो बीम और ब्रिकवर्क का जो ज्वाइंट है ना, वहां से कुछ चांसेस है क्रैक का। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे भी बीम होता है, जो आरसीसी बीम होता है और ब्रिक का जो ज्वाइंट होता है, वो प्रॉपर ज्वाइंट नहीं होता है। उस प्रॉपर नहीं ज्वाइंट, सर, वो ऊपर की बात में नहीं कर रहा सर, जो अपना सी लेवल तक का जो है ना सर,
प्लिंथ लेवल में ही आ जा रहा है सॉरी, क्या? हाँ प्लिंथ लेवल का बात कर रहा हूँ। लेवल में आ रहा है तो उसका रीजन, हाँ उसका रीजन ये हो सकता है कि आपके बिल्डिंग के पेरीफेरी में पानी वाटर लॉक्ड रहता हो हमेशा। हमेशा नहीं रहता है सर, लेकिन वह मॉइस्चर, धूप नहीं पीछे जाने के कारण वो हमेशा मॉइस्चराइज ही रहता है। तो कंडीशन देखना पड़ेगा। और अगर मैं अगर सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि जो प्लिंथ बीम होता है, प्लिंथ बीम में यदि आपने, आप बता रहे हैं कि हम लोग वाटर रिटेनिंग केमिकल या जो भी दिए हुए हैं, तो वहाँ पे रीजन ये रहा होगा कि प्लिंथ के बाद जो ब्रिकवर्क स्टार्ट होता है तो वहाँ पे प्रॉपर ज्वाइंटिंग नहीं होती है। उसको प्रॉपर ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चिकन मेश प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। यस सर। हाँ तो वो मिसिंग हो सकता है, तो उस वहां पे एयरलाइन रह जाते हैं प्लास्टर, तो उसके वजह से सीपेज होने का संभावना जो है बना रहता है। यस सर। तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है और किस तरह से स्ट्रक्चर बना है। 2-3 कंडीशन हो सकता है। तो एक काम कर सकते हैं क्या उसमें सर, मैंने सोचा था कि उसको नीचे से 5-5 फीट नीचे, या जितना तक मेरा ये बीम है नीचे वाला सर, हाँ। उस वहां तक खोद के चारों बगल से थर्मोकोल देके फिर इसमें बैकफिल कर देते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो पहले तो आपको ये पता करना होगा ना कि मॉइस्चर ऊपर कैपिलरी फॉर्म कैसे कर रहा है। क्योंकि जब वो कैपिलरी बन रहा है, आप थर्मोकोल देंगे, इट मीन्स कि अगर साइड से मॉइस्चर जा रहा है, लेकिन यदि नीचे से मॉइस्चर कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आ रहा है तो आप तो उससे नहीं रोक पाएंगे ना। नहीं सर, वो साइड से ही आ रहा है, वो हाँ मतलब। साइड से आ रहा है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे थैंक यू बढ़ते सर। हैं। हाँ, हाँ सर। एंटी टर्माइट हम लोग करते हैं कि आप जानते हैं कि जैसे कि एक कीड़ा होता है जो मिट्टी को क्या कर देता है, छोटा छोटा भूर भूरी टाइप के बना देता है। तो उसको रोकने के लिए, उससे क्या होता है कि जब आप फ्लोर बना देंगे विदाउट डूइंग द एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, तो कहीं पे खोखला टाइप का हो जाएगा। अगर टाइल्स वगैरह लगाए हैं तो वहां से अजीब तरह का साउंड आने लगेगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं। ये हमारा केमिकल होता है और प्रोसीजर भी आप इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं कुछ फोटोज दिखा देता हूँ जिससे कि आप तुरंत समझ सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ दूरी पे इसमें मेंशन किया हुआ है कि कितने दूरी पे और कितना डीप करते हैं। यहाँ पे देखिए, होल ऑफ 30 सेंटीमीटर डेप्थ एंड इंटरवल ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब कि 15 सेंटीमीटर के इंटरवल पे 30 सेंटीमीटर गड्ढा करके हम लोग इसको करते हैं। और उस केमिकल को प्रॉपर जो भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है उसमें वाटर मिला करके हम लोग पूरे एरिया में डालते हैं, जिससे क्या होता है कि टर्माइट का बनना बंद हो जाता है। ठीक है। ये इसका एडवांटेज क्या होगा सर, बोलिए। एडवांटेज में बताया ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप घर में भी देखते होंगे कि आपने टाइल्स लगाया लेकिन कहीं कहीं पे खोखला हो जाता है। आप वहां पे टाइल्स को अगर आप किसी चीज से हैमरिंग करते हैं, दबाते हैं, तो वहां से कुछ अलग तरह का साउंड आता है, लगता है कि ये खोखला हो गया अंदर से। तो वहां पे कीड़े लग जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कीड़ा क्या करता है, सॉइल को ये भुरभुरी टाइप के बना देता है। अच्छा, अगर बाय द वे कॉम्पैक्ट अच्छा से नहीं हुआ तो? कॉम्पैक्ट अच्छा से नहीं हुआ तो, अगर हो भी गया तो भी ऐसा हो सकता है, टर्माइट लग सकता है। उससे कोई लेना देना नहीं है कंपैक्शन से, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन, एक चीज बोल सकता हूँ, जैसे पूरे तरह से कंपैक्ट कर दिए, वहां पे चूहा लग गया तो क्या कर देगा, होल कर देता है। उसी तरह से कीड़ा होता है, वो क्या कर देता है, मिट्टी को वहां नीचे से खाते जाता है और बाहर करते जाता है उस लोकेशन से। तो ऐसा एक लोकेशन आएगा कि वहां से पूरा धंस जाता है। तो उसको रोकने के लिए इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। What would be the type of white treatment? ठीक है, तो मैं अभी चैट बॉक्स में देखता हूँ, कुछ लगता है क्वेश्चन वगैरह है, तो उसके बाद फिर
ठीक है, तो उस तरह का तो कुछ क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, बैक साउंड कुछ चलिए ठीक है, तो मैं देख लिया, इसमें क्वेश्चन तो उस तरह का नहीं। अगर आप कोई और पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर प्रोजेक्ट में ये साइट पे मैनेजमेंट कैसे करें, व्हीकल्स का, इक्विपमेंट्स का, टूल्स का? वही तो साइट इंजीनियरिंग है, हाउ टू मैनेज हेलो मैन, सर। मटेरियल एंड रिसोर्सेस। हेलो सर। हाँ मैं है ना, मेरा नाम मीत है। मैं हाँ फाइनल ईयर में हूँ। तो हाँ मैंने अभी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ना, मैं नवसारी से, गुजरात से हूँ। तो अभी हाँ इंटर्नशिप चालू की है। तो हाँ। मुझे मैं ऐसे ऐसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एज अ इंटर्न, तो मेरी इंटर्नशिप सक्सेसफुली एंड इफेक्टिव वे से मैं कर सकूँ। तो मतलब मैं तो अभी नया नया हूँ, तो मुझे कैसे चीजों को समझना चाहिए, देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए? किसी भी आप इंटर्न में हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट XYZ कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इट मीन्स की प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन क्या है, प्रोजेक्ट में डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या क्या है। ओके। स्ट्रक्चरल एलिमेंट जैसे बिल्डिंग में होता है, प्लिंथ बीम हो गया, कॉलम नहीं, हो ये गया। तो पूरा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है ना? हाँ वही मैं LNT का। XYZ एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ओके। तो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, उसके बारे में जानना चाहिए कि हाँ कौन कौन से एलिमेंट बनना है। उसका जो डिजाइन हुआ है, डिजाइन कॉपी रहता है सर वहाँ पे, डिजाइन हुआ है उसमें क्या क्या कंसीडर करके किया गया है डिजाइनिंग। फिर हम लोग ड्राइंग पे आएंगे उसके बाद, कि ड्राइंग दिया हुआ है तो इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, किस तरह से जो स्पेसिफिकेशन मेंशन हुआ है वो एक्चुअली साइट पे एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू नीड टू सी, आप ऐसा देख सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर क्या होता है कि कोई साइट इंजीनियर जो है पुराने पुराने वाले हैं, तो अपने पुराने दिमाग से चलते हैं। तो आप उसमें क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, इट मीन्स की बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्स अवेलेबल रहता है तो आपको प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह का आप वहां पे देख सकते हैं। पहले है प्रोजेक्ट डिटेल टू प्रोजेक्ट ड्राइंग, देन एग्जीक्यूशन पार्ट। अगर आप इस फॉर्म में जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में आप जान सकते हैं। और आप इंटर्न यदि 6 महीने का है तो आप बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा पहले प्रोजेक्ट डिटेल के लिए, ड्राइंग के लिए। मेरा तो 3 महीने का है। हाँ तो 3 महीना भी काफी होता है, यदि आप 3 महीना आप मेहनत करें तो आई थिंक बहुत। अगर आप मेट्रो का प्रोजेक्ट है तो सबसे पहले तो वहाँ पे पाइलिंग होता है, बहुत हैवी पाइलिंग, पाइल कैप पियर निकलता है, तो उस तरह से आप देख सकते सर हैं। मैं भी वो फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ बीटेक सर, मैं भी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, क्या कर सकते हैं उधर? हाँ तो ट्रेनिंग करना हो तो आपको अप्लाई करना पड़ता है, जहाँ पे भी प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे आपको नहीं, अप्लाई। उसी से पूछ रहे हैं सर कि कैसे अप्लाई, किस प्रोसेस से जाना होगा। ठीक है, तो आप हेलो। डिस्कस कर सकते हाँ, हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर हमसे नहीं, कुछ मैं पूछना है तो आप बताइए। मैं सचिन कुमार हूँ, वो व्हाट्सएप पे आप मैसेज एक बार करके ये कर दीजिएगा। हाँ, मतलब मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट गया था पूछने के लिए। तो आप भी मतलब जिधर भी हो, कहाँ से हो आप? मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, वो वहाँ पे तो ऐसा कोई, मतलब मैंने तो ऐसे ही ऑफलाइन इंक्वायरी इंटर्नशिप करने गया कहाँ था। किया तो जाता फिर है? वो इंटर्नशिप वैसे लोकेशन पे किया जाता है ना जो तुम्हारे अगल बगल की साइड चल रहा हो। आप झारखंड से किधर नहीं जाओगे इंटर्नशिप करने। ये सर अपने प्रोजेक्ट थोड़ा हैवी है ना सर, तो इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टेड। देखिए हर प्रोजेक्ट में सेम थोड़ा चेंज होता है, लेकिन जो प्रोसेस है आप प्रोसेस जानोगे ना तो इजी होगा। आपके अगल बगल भी ब्रिजेस का काम चल रहे होंगे, पियर पाइल कैप और पाइलिंग का काम चल रहे होंगे, आप वहां हाँ, ही ये सब मैंने किया सर, पिछले ईयर ही किया। लॉकडाउन जितना था तो 1-1.5 साल किया। एक्चुअली मैं डिप्लोमा कर रखा था, हम्म। तो उसी के बेसिस पे ये 1.5 साल सर काम एक किया बात था। पूछनी थी आपसे। हेलो।
हाँ बताइए हाँ बताइए। सर, पढ़ाई में और साइट में कितना डिफरेंस है? मतलब हम जो कॉलेज में बीटेक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं या फिर मास्टर्स में, और उसके और साइट में मतलब कितना डिफरेंस रहता है सभी पर्सपेक्टिव में, डिजाइनिंग में, पर्सपेक्टिव में या एग्जीक्यूशन में? बस मैं समझ गया क्वेश्चन आपका। देव आप पढ़ते कुछ हैं, साइट पे होता कुछ है, क्योंकि या फिर साइट साइट में या ऑफिस में जो डिजाइनिंग होते हैं उस पे, या फिर साइट पे एग्जीक्यूशन के टाइम में, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या फिर हमारा तरीका गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा मतलब आप गाइडेंस देंगे तो अच्छा रहेगा। अरे अब सुनो तो एक मिनट। जैसे देखो, डिजाइन एमटेक वाले करते हैं, इट मींस कि एमटेक पर्सन इज एलिजिबल फॉर डिजाइन एनी स्ट्रक्चर, फर्स्ट हम्म। थिंग। सेकेंड थिंग, बीटेक में हम लोग एक डिजाइन पढ़े हैं तो उसका क्या फायदा होता है? तो जब आप साइट पे देखते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो आप ड्राइंग को पढ़ते हो तो ड्राइंग समझते भी हो। तो ऐसा नहीं होता है कि जो लिखा है कि यदि अगर हम पढ़े हैं कि एक्स्ट्रा जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बीम में, यदि सपोर्ट के पास होता है तो हम लोग टॉप में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यदि गलती से वहां पे बॉटम में दे दिया है तो यू नीड टू क्रॉस and you need to ask cross question to your designer why you are providing this extra bar in bottom side. ओके सर, समझ गया मैं तो आपका बात। मेन पर्पस ये होता है कि हम लोग उसको रीचेक करें, हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ एग्जीक्यूट करते टाइम देखते हैं कि हम लोग जो ने जो पढ़ा है क्या वैसा हाँ, ही है कि नहीं। अगर नहीं है तो यू कैन आस्क। डिजाइन, हाँ ओके, समझ गया मैं आपकी बात सर, थैंक यू। बस हर चीज में ऐसा ही होता है। थैंक यू सर। Okay, so thank you all, and now I am concluding this session and see you in this. हेलो सर, अगर ये कोर्स ज्वाइन करने का रहता है तो टाइम क्या रहेगा इसका हर रोज का? हाँ, वो टाइम आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। जैसे जनरली हम लोग 7 PM ऑनवर्ड से करते हैं, 6 आप ही टू। पढ़ाएंगे सर, हर रोज आप ही पढ़ाएंगे? नहीं, मैं मेरा कुछ मेजर टॉपिक होगा उसमें। मैक्सिमम टॉपिक मेरे द्वारा कवर होता है, और कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे अदर एक्सपर्ट कवर करते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। Thank you all for joining this session, and hoping to see you all in our lecture series of the site सर engineering. सर एक क्वेश्चन है। Oh, okay, please. कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग का आप कब पढ़ाते हैं क्या सर? कॉन्ट्रैक्ट हाँ, टेंडरिंग इसमें होता है कॉन्ट्रैक्ट। आपको कंटेंट आप देखो एक बार साइट इंजीनियरिंग का, कि हम लोग क्या क्या पढ़ाते हैं। नहीं, उसमें है नहीं सर, मैंने देखा। तो कोई और अलग कोई कोर्स है तो वो हाँ, मुझे हम थोड़ा लोग सा। अलग कोर्स है। हम लोग वेबसाइट आप चेक करेंगे तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, टेंडरिंग, हाईवेज, सारा चीज, प्राइमा वेरा, सारा चीज कवर करते हैं। ओके ओके ओके, क्योंकि आप जो समझा रहे हैं ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं एक्चुअली। तो ऐसा कोई ट्यूटर चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे समझा सके। ओके ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट्स का है हमारे पास। हम अच्छे अच्छे बहुत, जो भी हमारे पास एक्सपर्ट है, बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपर्ट है हमारे हमारे साथ में जो भी लोग हैं। ओके ओके सर, तो हाँ, थैंक ऐसा यू। कुछ नहीं है, मैं जो बताऊंगा उससे अच्छे भी लोग हैं जो आपको आएंगे बताने के लिए। राइट सर, राइट सर, ओके, ओके, थैंक यू सर। so please conclude this session, and thank you all once again.